नमस्कार, मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम बीए पार्ट थर्ड तथा एमए फाइनल में जो भारत का भूगोल पेपर चलता है उस पर हम भूगर्भिक संरचना के बारे में चर्चा कर रहे थे। भूगर्भिक संरचना भाग 1 और भाग 2 हमने वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर लिया था, जिसमें सामान्य रूप से हमने जिन तथ्यों पर बात की कि भूगर्भिक संरचना क्या है, भूगर्भिक संरचना का निर्धारण करते समय में कितने भागों में उसे विभाजित करते हैं। तो हमने सबसे पहले पुराक्रम्बियन सेल समूह, जिसमें आर्कियन समूह व धारवाड़ समूह की चर्चा की थी। उसके बाद पुराण समूह की सेलों के अंतर्गत हमने कुडप्पा क्रम की सेलों का अध्ययन किया था, और उसी क्रम में जो पुराण समूह की सेल का दूसरा भाग है, जिसे हम विंध्यन क्रम की चट्टानों के नाम से या विंध्यन सेल समूह के नाम से जानते हैं, उसका आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वतमाला के आधार पर विंध्यन क्रम की चट्टानों का नामकरण होता है। ये चट्टानें परतदार चट्टानें या अवसादी चट्टानें हैं, जिनका निर्माण जल में निक्षेपों के द्वारा होता है। तो अधिकांश रूप में सेल समूह जो हैं वो जलज सेल समूह हैं। इस के अगर हम वितरण की बात करें तो इसे वितरण की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न विंध्यन समूह तथा ऊपरी विंध्यन समूह। तो हम सबसे पहले बात करेंगे निम्न विंध्यन समूह, और निम्न विंध्यन समूह में हम उसके अलग अलग जो उसकी विशेषता है उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो निम्न विंध्यन समूह है, उसमें सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है कि नदी मुहानों पर जमाव से निर्मित होती है। नदी मुहानों पर जमाव से निर्मित सेल समूह है। दूसरा, निचले हिस्से में से क्वार्टजाइट मिलता है, बीच में सेल मिलता है और ऊपरी भाग में चूने का पत्थर मिलता है। तो इसमें एक स्तरीकरण हमें दिखाई देता है, स्तरीकरण पाया जाता है। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि एक लेयर बनेगी और उस लेयर में अलग अलग सेल समूह की संरचना हमें दिखाई देगी। तो जैसे सबसे अगर निचले क्रम की बात करेंगे तो यह क्वार्टजाइट होगा, उसके बाद इसके ऊपर की और सेल समूह है वो सेल होगी, और सबसे ऊपरी भाग में हमें चूना पत्थर मिलता है। तो इस तरह से एक स्पष्ट सेल संस्तरीकरण हमें इसमें मिलता है। लगभग प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में ये सेल समूह पाई जाती है। तो अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो एक तो सोन नदी घाटी में सैमरी श्रेणी के नाम से इसे जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में कर्नूल श्रेणी के नाम से, भीमा नदी घाटी में जो महाराष्ट्र में है भीमा श्रेणी के नाम से, राजस्थान में जोधपुर तथा चित्तौड़गढ़ में पलनी श्रेणी के नाम से ये इसका विस्तार मिलता है। उदयपुर गोदावरी घाटी और नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा व बुंदेलखंड में जो है निम्न विंध्यन क्रम की सेल समूह पाई जाती है। तो सामान्य रूप से अगर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में पलनी श्रेणी मुख्य रूप से, और जो जोधपुर जिला है तथा दूसरा जो प्रमुख जिला है वो चित्तौड़गढ़ जिला है। तो सोन नदी घाटी में सैमरी श्रेणी, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रहनी चाहिए। सोन नदी घाटी में सैमरी श्रेणी, आंध्र प्रदेश में कर्नूल श्रेणी, भीमा नदी घाटी महाराष्ट्र में। तो अगर आप मानचित्र के आधार पर देखें, मानचित्र बनाकर देखें तो सामान्य रूप से जो क्रम है, इस क्रम में इस स्थान पर हम महाराष्ट्र की बात करें तो एक भीमा नदी घाटी का क्षेत्र है, वहाँ मिलेगा। ये में आंध्र प्रदेश में कर्नूल क्षेत्र में सेल समूह मिलता है। इसी तरह से सोन नदी घाटी के क्षेत्र में हम इसको सैमरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। ऊपरी गोदावरी घाटी और नर्मदा घाटी के उत्तर में भी इस तरह से हमें सेल समूह मिलते हैं इस क्रम में। यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले में और जोधपुर जिले में भी हमें सेल समूह मिलते हैं। तो ये निम्न विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं पाई जाती है। उसका दूसरा जो हम खंड करते हैं वो है ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें। ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें मुख्य रूप से नदी घाटियों में बालू, पत्थर, सेल, कांग्लोमरेट आदि के निक्षेप द्वारा ये निर्मित होती है, और इसका कुछ भाग हिमालय की श्रेणियों में भी हमें
मिलता है। इसके भी हम 5 प्रमुख क्षेत्र के आधार पर इसका विभाजन करते हैं। भांडेर, रीवा, कैमूर क्रम में नर्मदा की ऊपरी भाग में हम ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी के उत्तर में एक भांडेर है, रीवा और कैमूर श्रेणी के नाम से। कटनी से इलाहाबाद जाने वाले मध्य रेल मार्ग के सहारे भी हमें ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें मिलती है। पूर्वी रेलवे के मुगल सराय से सोन नदी पर स्थित एक डेहरी ऑन सोन रेल मार्ग के सहारे भी हमें ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें मिलती है। प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली और उसके निकटवर्ती भागों में ऊपरी विंध्य समूह मिलता है। अगर हम हिमालय की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी, शिमला और स्पीति घाटी के निकटवर्ती भागों में हमें स्लेट पत्थर मिलता है, जो कि ऊपरी विंध्य समूह से संबंधित है। तो आप ऊपरी विंध्य समूह के जब हम बात करेंगे तो सामान्य रूप से ये हमें हिमालय के क्षेत्र से लेकर लगभग सामान्य रूप से ये जो हमारा उत्तरी भाग है इसमें पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में इसका, फिर शिमला में स्पीति घाटी के रूप में इस तरह से इसका विस्तार मिलता है स्लेट पत्थर के रूप में। मध्यवर्ती भाग में हम बात करते हैं तो एक पूरा का पूरा विंध्य समूह के रूप में हमें इधर अरावली की श्रेणियों के रूप में भी हमें इसका जमाव मिलता है। तो सामान्य रूप से एक मुख्य भाग है जहां हमें इसका विस्तार मिलता है। तो यहाँ भी 5 हमने अलग अलग खंड इसमें है। तो आपको ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि निम्न विंध्य समूह की सेल समूह संरचना कहाँ पाई जाती है और ऊपरी विंध्य समूह की संरचना कहाँ पाई जाती है। अगर हम इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमें सामान्य रूप से विंध्य समूह के बारे में जानने चाहिए। कि लगभग ये भारत में 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। अधिकतम चौड़ाई आगरा और नीमच के बीच में पाई जाती है। मोटाई लगभग 4242 मीटर, मतलब विंध्य सेल समूह की जो मोटाई है वो 4242 मीटर के लगभग मिलती है। पूर्व में झारखंड के सासाराम और रोहतास क्षेत्र से, पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक और उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक एक विस्तृत क्षेत्र में हमें विंध्य सेल समूह की संरचना दिखाई देती है, आराम से हमें मिलती है। तो यदि आप देखेंगे तो अगर हम इसी क्रम की बात करें तो ये जो एक मुख्य मेजर एरिया है, इस मेजर एरिया में मुख्य रूप से हमें विंध्य सेल समूह की संरचना मिलती है। तो और एक सतत श्रेणी के रूप में हमें चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक एक श्रेणी मिलती है जो विंध्य सेल समूह से संबंधित है। अगर हम इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो खनिज और चट्टानी समूह पाया जाता है उसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। भवन निर्माण के लिए जो लाल बालू पत्थर है वो इसमें प्रमुखता से मिलता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, जैसे सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण, पन्ना और गोलकुंडे से जो हीरे प्राप्त होते हैं। तो आप अगर विंध्य समूह की बात करें तो आपको 2 मेजर बातें ध्यान रखनी है कि भवन निर्माण, जितने भी बड़े आलीशान भवनों का निर्माण हुआ है उसमें विंध्य सेल समूह की चट्टानों का ही उपयोग किया गया है। और दूसरा, पन्ना और हीरा भी हमें इन सेल समूह से मिलता है। चूना पत्थर एक सीमेंट उद्योग का आधार है जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास को गति देने में कारगर साबित होता है। तो आज अभी तक हम बात करते हैं तो हमने सामान्य रूप से भूगर्भिक संरचना में, चूँकि हम खंड के आधार पर पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, तो हमने अभी तक जो भारत की भूगर्भिक संरचना में अध्ययन किया है उसमें हमने महत्वपूर्ण रूप से सबसे पहले जो सेल समूह था पुराक्रैम्बियन, उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया था, आर्कियन समूह और धारवाड़ समूह। इन दोनों का हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद पुराण समूह जो दूसरा मुख्य समूह था उसमें हमने कुड़प्पा का अध्ययन किया। आज हमने विंध्य सेल समूह का
अध्ययन कर लिया है। तो हमारे 2 मुख्य सेल समूह का हम अध्ययन आज पूरा कर चुके हैं। अगले अध्याय में हम आगे जो रिमेनिंग हमारे 2 बड़े प्रमुख वर्ग हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।